नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी गौर से और पूरा जरूर सुने। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। सुनिए जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। कमला जी ने डोरबेल बजते ही रसोई के अंदर से अपने पति बलदेव जी को आवाज लगाई। अच्छा देखता हूँ जी, कहते हुए बलदेव जी तुरंत दरवाजे पर पहुँच गए और दरवाजा खोले। फिर बोले, जी सर, आप कौन? सामने वाला व्यक्ति बोला, ये आपका कोर्ट से नोटिस आई है। और वह नोटिस पकड़ाकर वहां से चला गया। कोर्ट से नोटिस हमारे घर? बलदेव जी तो एकदम से चौंक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे। और जैसे ही वो बेचारे यह नोटिस पढ़े, उनके आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भारी ठंड में भी उनका पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर जल्दी से ही बैठ गए। अजी कौन था? कमला जी ने फिर रसोई से पति बलदेव जी से पूछ पड़ी, लेकिन पति जी के तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर वे खुद ही किचन से बाहर निकल आईं और पूछने लगी, क्या हुआ जी, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? आखिर अचानक से आप क्यों इतना परेशान हो गए हैं? कमला जी ने बलदेव जी को इतना परेशान देखकर कहा और तब तक घर के अंदर से ही लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने वाला बेटा शशांक भी माँ कमला जी की घबराहट भरी आवाज सुनकर उनके पास आ गया। ए लो कमला, खुद ही देखो, अब तो पड़ जाएगी ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक। ये नोटिस आया है कोर्ट से। बलदेव जी हकलाते हुए से पत्नी से बोले, नोटिस आया है कोर्ट से? लेकिन किसने भेजा? कमला जी एक बार और चौंक पड़ी। लो, खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए बलदेव जी ने कमला जी की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। आप ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है। कमला जी तो अब बिल्कुल सीरियस ही हो गई थी। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों? अब तो शशांक से भी नहीं रहा जा रहा था और उसने भी पूछ ही लिया। पिता बलदेव जी ने कहा, बेटा सुरभि यानी तुम्हारी पत्नी ने एक तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। बलदेव जी ने इस बार नोटिस शशांक की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो शशांक को भी ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन पापा सुरभि इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? शशांक तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो जिस तरह से अपमानित होकर गई है, उसके आगे तो यही होना था। बलदेव जी ने किसी तरह अपने आप को संभालकर चश्मा ठीक करते हुए कहा, हाँ ठीक कह रहे हैं पापा आप। लेकिन पापा, मुझको उससे ये उम्मीद नहीं थी कि सुरभि इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते हुए शशांक की आंखों में आंसू छलकने लगे। देख बेटा, औरत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी कैसे एक औरत की भावनाओं को नहीं समझती है। तुम्हारी माँ ही इस सब के लिए उत्तरदायी है। बलदेव जी ने हिकारत भरी दृष्टि से कमला जी की ओर देखा। लेकिन पापा, मैं सुरभि के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर शशांक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। तब वो पत्नी से बोले, मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। तुमको बेटे की हालत दिखाई पड़ रही है ना? जब से इस बार सुरभि इस घर से गई है,
उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। बलदेव सचमुच बहुत नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको सुरभि की तो जैसे कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। देखा नहीं क्या हर बात को लेकर कितना ज़्यादा बहस लड़ाती थी वो। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता था। कमला जी इस बार बहुत तमक कर बोली, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती हैं। लेकिन जैसे ही शशांक ऑफिस से वापस आता था, तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब कोई भी पौधा या फसल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह रोपी जाती है तो कितनी ज़्यादा संभाल करनी पड़ती है और धैर्य भी रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नजर आती थीं। और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही कर दी कि शशांक को भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो मैंने आगे बढ़कर शशांक का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद उस घर में रुकेगी। जरा सोच कर बताओ कि कभी मैंने तुमको तुम्हारे ऊपर भूल से एक बार भी हाथ उठाया हो। फिर तुमने शशांक को क्यों नहीं फटकारा? उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया बहू सुरभि ने। अब बैठकर टफली बजाओ तुम माँ बेटे। जब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोग किसी से नजर भी नहीं मिला पाएंगे। बलदेव ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा, 1 मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुटिल हो गई थी सुरभि को लेकर। उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी सुरभि के पास चलते हैं। कमला जी अब तो बहुत ज़्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना और जब ये परिस्थिति आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो शशांक को लेकर जाओ। बलदेव जी ने तो साफ साफ हाथ झाड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मान जाओ। भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देते हैं। कमला जी गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक गलती नहीं, कई गलतियां की तुमने। बलदेव जी फिर से बोले, अच्छा कई गलतियां सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दीजिए प्लीज। फिर अगर गलती करूं तो जो जी चाहे वो सजा दे देना आप। शायद कमला जी बहुत ज़्यादा पश्चाताप की आग में चल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी शशांक की हालत को कर ही रही थी। अच्छा ठीक है, मैं आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए सुरभि को मनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। बलदेव जी सचमुच बेटे की हालत देखकर बहुत दुखित नजर आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद वो लोग बहू सुरभि के पास पहुंच गए। सुरभि की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। कमला जी बोल पड़ी, समधन जी
हम लोग सुरभि को लेने के लिए आए हैं। और कमला जी ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। आप लोग बैठिए, मैं सुरभि को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और थोड़ी देर में सुरभि उन लोगों के समझ आ चुकी थी। तब कमला जी बोली, सुरभि बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ़ कर दो। तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। और उसको पकड़कर रोने लगी। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है? एक लाचार और विवश महिला या बहू? अब वो जमाने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थीं। सुरभि ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार। कमला जी को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया था, और जो पछतावा मैंने इसकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बलदेव जी को मजबूरी में ही सही मगर बोलना पड़ा। लेकिन पापा जी, शशांक क्यों नहीं आया? बल्कि शशांक को तो जरूर आना चाहिए था। सुरभि थोड़ा बिफरते हुए बोली, बेटा, शशांक बाहर गाड़ी में बैठा है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है, तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको जबरदस्ती बुलाकर लाता हूँ। बलदेव जी बाहर जाकर शशांक को बुला लाएं। प्लीज़ सुरभि, मुझको माफ़ कर दो। मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल देर किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। शशांक घुटनों के बल बैठकर सुरभि का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक है शशांक। आखिरी बार सुरभि ने शशांक के कंधों को पकड़कर उठा लिया। शशांक तो सुरभि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो सुरभि को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन कमला जी की लगा बुझाई से तंग आकर सुरभि से लड़ना झगड़ना पड़ता था। अब बहू, अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी। कमला जी ने सुरभि का हाथ पकड़कर कहा, और थोड़ी ही देर में लोगों के साथ चल पड़ी। क्योंकि तलाक तो वो भी शशांक को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी उससे बेइंतहा करती थी। लेकिन अपना सम्मान बचाने रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत जरूरी था। कमला जी ने घर पहुंचकर आज दोबारा सुरभि की आरती उतारी, और आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था, और सचमुच कमला जी ने जो कहा था उस पर चलकर दिखाया। अब तो सुरभि को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। पूरा परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया और सभी लोग प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी पारिवारिक कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।